First of all, you must want to do it. And there are very few people who want to. And that is exactly what they say. It is this justification of their way of being. That is the way I am made. I can't do otherwise. And then if I change this, if I change that, or if I do without this thing, or if I get rid of that other, I shall no longer exist. ये अपन ने पिछली बार मेरे ख्याल से जो ओरिजिनल इसका रेफरेंस है वहां से शुरू किया था, और इसके अंदर बहुत ज्यादा अपन जा नहीं पाए थे। तो ये कह रहे हैं हाउ टू अबोलिश द ईगो। उसके लिए सबसे पहले यू मस्ट वांट टू डू इट, कि आपको सबसे पहले तो ये करने की चाह होनी चाहिए कि मेरे को अपना ईगो अबोलिश करना है, हटाना है, अहम जो है उसको हटाना है। एंड देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु वांट टू। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इसको हटाना चाहते हैं। और इसके लिए क्या बहाना बनाते हैं? इट इज दिस जस्टिफिकेशन ऑफ देयर वे ऑफ बीइंग, कि भी मैं तो ऐसा बना हुआ हूं, मेरे को तो इस तरीके का नेचर मिला है, इस तरीके का परिवेश मिला है, आई कांट डू अदरवाइज, इसके अलावा होना मैं नहीं कर सकता। एंड देन इफ आई चेंज दिस, इफ आई चेंज दैट, और इफ आई डू विदाउट दिस थिंग, और इफ आई गेट रिड ऑफ दैट अदर, आई शैल नो लॉन्गर एग्जिस्ट। मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा अगर मैं जैसा बना हूं उससे अलग अगर मेरे से बनने की अपेक्षा रखी जाए, या उससे अलग मैं बन जाता हूं, तो मेरा तो वजूद ही नहीं रहेगा, मैं तो रहूंगा ही नहीं फिर। एंड इफ वन डजंट से दिस ओपनली, वन थिंक्स इट। एंड ऑल दीज लिटिल डिजायर्स, छोटी छोटी डिजायर्स जो हैं, these little satisfactions, these little reactions, all these small ways of being, one clings to them। व्यक्ति उनके चिपका रहता है, छोटे छोटे उसके जो सेटिस्फैक्शन है, तुष्टियां लेता है वो छोटी चीजों से, छोटे छोटे रिएक्शंस है, प्रतिक्रियाएं करता है, छोटी छोटी डिजायर्स है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। अपना सोचने समझने का तरीका है, उसको बदलना नहीं चाहता, और उनको पकड़े रहता है, क्लिंग्स हार्ड, उनको मजबूती से पकड़े रहता है। वन स्टिक्स टू देम, वन डजंट वांट टू लेट देम गो। आई हैव सीन हंड्रेड्स ऑफ केसेस where someone's difficulty had been removed with a particular power, a certain difficulty had been removed। लोगों की माँ कह रही है समस्या मैंने हटाई। हंड्रेड्स ऐसे केसेस हैं जहां उनकी स्वयं माँ ने उनकी हटाई होंगी, या ऐसे केस हैं जिनकी समस्याएं हटाई गई, पर्टिकुलर कोई भी समस्या, पर आफ्टर ए फ्यू डेज ही ब्रॉट इट बैक विथ एंथुजियाज्म। अब जैसे वो बता रहे हैं लड़ाई झगड़ा करते थे, दो कोई पति पत्नी हैं, रोज उनका लड़ना झगड़ना, फिर रीयूनाइट कर लेना। उन्होंने कहा कि भाई हम ये नहीं चाहते ये करना। अब उनकी ये समस्या हटाई जाए तो वो कह रहे हैं भाई जीवन में फिर बचा नहीं, रस ही नहीं बचा अब जीवन के अंदर, पहले जो रस आता था। अब आपको भी इस तरीके से कौन करता है? पर आप बारीकी से देखो, ये तो हमारा रात दिन का काम है, ये हर जने का काम है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। He said, but without that I do not exist any longer। I have known people who had been given mental silence almost spontaneously, and who after a day or two came back frightened। Have I become an idiot? मेंटल साइलेंस जैसे ही उनके आया, क्योंकि वो तो अपने माइंड के एजिटेशन को, उसी को वो मानते थे एक्टिविटी। जैसे ही जिसको हम साइलेंस कहते हैं, यो तो चाहे ध्यान करो चाहे कुछ भी करो, तो एक बार सच्चा साइलेंस आ गया, आते ही उसको लगता है शुरू में हैव आई बिकम एन इडियट, क्या मैं महामूर्ख, ऐसे क्या हुआ है मेरे माइंड में, क्या हुआ है? फॉर द मेंटल मशीन वाज नॉट वर्किंग एट ऑल द टाइम। You cannot imagine it. You don't know how very difficult it is to separate oneself from this little ego. How much it gets into the way, though it is so small। इतनी छोटी होके भी, इतनी वाणी उसकी इम्परसेप्टिबल की आपको
तुरंत परसीव नहीं कर पाते उसको, होने के बावजूद भी एक एक आपकी चीज को कैसे गाइड करती है। इट टेक्स अप सो मच रूम वाइल बीइंग सो माइक्रोस्कोपिक। इतनी सूक्ष्म होने के बाद भी इतना स्थान घेर लेती है ये ईगो। इट इज वेरी डिफिकल्ट। One pushes it away in certain very obvious things. For example, if there is something good and someone rushes forward to make sure of having it first, even jostling his neighbor. अब कैसे? कोई सामान को लेना है भीड़ के अंदर, आपकी सबसे पहले आ जाएं, उसको उस सामान को ग्रैब कर सकें, पजेस कर सकें उसको, तो उसके लिए अपने पड़ोसी को जोसल मतलब कोहनी से मारना, इधर उधर गिर। दिस हैपन्स वेरी फ्रीक्वेंटली इन ऑर्डिनरी लाइफ। देन here one becomes quite aware that this is not very elegant। और थोड़ा फर्क ये आता है शिक्षा से, या आपके अंदर थोड़ा अगर एटिकेट्स टाइप की अगर कुछ हो, तो आप भद्दे रूप से ये नहीं करते। सो वन बिगिंस टू सप्रेस दीज क्रूडिटीज, वन मेक्स ए बिग एफर्ट, एंड वन becomes highly self satisfied। I am so not so selfish, I give what is good to others, I don't keep it for myself। और ऐसा करके वो अपनी सुपीरियोरिटी के भान से और भर जाता है। वो इतनी क्रूडिटी दिखाता नहीं, पर उसको रिस्ट्रेन करके, उसके ऊपर अंकुश लगा के, और वो अपनी सुपीरियोरिटी से भर जाता है उसके भान से। एंड वन बिगिंस टू गेट पफ्ड अप, एंड सो वन इज फिल्ड विथ ए मोरल ईगोइज्म व्हिच इज मच वर्स देन फिजिकल ईगोइज्म, फॉर इट इज कॉन्शियस ऑफ इट्स सुपीरियोरिटी। आ गई ये बात। एंड देन देयर आर दोज हु हैव लेफ्ट एवरीथिंग, गिवन अप एवरीथिंग, who have left their families, distributed their belongings, gone into solitude, who live an ascetic life, and who are terribly conscious of their superiority। उनको तो आप कन्विंस कर ही नहीं सकते कि ये आपने अगर रिनाउंस किया तो ये कोई बहुत ऊंची स्थिति नहीं है। लोग कहते हैं मैंने अपना सारा धन दे दिया, मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया और किसी कॉज के लिए अपना जीवन दे दिया। बहुत अच्छी बात है, अरे भाई ठीक बात है, पर अभी भी आप उससे लाभ लेने की कोशिश कर रहे हो। आपने अपने आप को पूर्ण रूप से दिया नहीं है। एक बार्गेन है, एक तरीके का सौदा है। वो सौदे के बदले आपको ये लगता है अभी ये देने के बदले मेरे को एक और बेटर चीज मिली। आम व्यक्ति अपने आप को ऐसे नहीं दे पाता। वो जिस तरीके का सौदा खरीदता है, और जो व्यक्ति सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बिलोंगिंग वगैरह, वो एक उसको सेटिस्फेक्शन एक अलग तरीके का मिलता है। उसको तो आप ये बता ही नहीं सकते कि ये एकमात्र कोई पूरी अपने आप में कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। These people have such a formidable ego that unless it is broken into small bits, never will they see the divine। So it is not such an easy task, it takes a lot of time, and I must tell you that even when the work is done, it must always be begun again। तो ये दोबारा से शुरू करना पड़ता है। ये इस तरीके की स्थिति है। हालांकि इस तरीके की कि हम सब कुछ दे चुके और एक सुपीरियोरिटी का भान हो, सूक्ष्म रूप से तो हर कौन ऐसा है जिसमें न हो। पर जो ये पहली लाइन ही है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट वांट टू डू इट, एंड देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु वांट टू। तो इससे पहले कि अपन आगे चलें, खाली इसमें एक छोटा सा प्रश्न है कि व्यक्ति ये करना ही क्यों चाहेगा। क्या कभी ये प्रश्न उठता है? देखो, ईगो में और ईगोइज्म के अंदर इन दोनों में अंतर है। ये बात फंडामेंटली आपके जो बेसिक फ्रेमवर्क की है, द वे ऑफ बीइंग की आप ऐसे हैं, उस चीज की चल रही है। क्या किसी के ये समस्या कभी आई है? किसी को ये तकलीफ देता है क्या कि क्योंकि यू मस्ट वांट टू डू इट? क्या कभी वांट की स्थिति आई है क्या? और अगर आई है तो उसमें कौन सी चीज है जो हमको इस चीज के लिए प्रेरित करती है कि भाई इसको तो अबोलिश करना चाहिए, इस ईगो को अबोलिश करना चाहिए। क्योंकि ये सारा डिस्क्रिप्शन हाउ टू अबोलिश द ईगो, इसके मायने तो तब हैं जब हमारे कभी ये आई हो ये बात, या इसने कभी कोई इंप्रेशन बनाया हो कि हमको अबोलिश करना चाहिए। किसी के आई है ये चीज? स्नेहा?
नहीं भैया, ये चीज तो नहीं आई है। हाँ, ये अखरती नहीं है, हाँ, ये लगता इसलिए। ही नहीं कि ये इस तरीके से चीज है क्या, मतलब हाँ ये ईगो है या क्या है इसमें, मतलब पता ही नहीं, कभी इस तरीके से डिस्टिंग्विश करके देखा ही नहीं, कभी उसको अलग करके ऐसा कुछ समझा ही नहीं। नहीं नहीं, ईगो ईगो तो हमारे अंदर है, हम तो हमेशा सोचते हैं कि इसको एबॉलिश करना है। हाँ, नहीं, ऑलवेज, यही तो पूछ रहे हैं, वो हमेशा, कैसे दैट इज द मेन करता है। प्रॉब्लम इन द लाइफ। हाँ, नहीं, वो ठीक बात है, पर अखरता कैसे है वो, मतलब कौन सी सर चीज है, वो किस में अखरता है, क्यों दिक्कत देता है, कहाँ दिक्कत देता है। सर ये तो हमें खुद पता लग जाता है कि यहाँ पर हम गलत हैं, और यहाँ पर हमारे ईगो के हम तो बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जब से माँ के पथ में आए तब से बहुत ज्यादा अखरने लगा है, क्योंकि मेन वर्क हाँ जो है वो हम कर ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इसका हम कोई विविड कोई एग्जांपल जिससे सारों के लिए कुछ क्लियर हो, भाई जैसे आप कह रहे हैं, बाकी तो हर जने को तो ये महसूस भी नहीं होता होगा, तो ये एक हम इसको कुछ और बिल्कुल स्पष्ट कर सकते हैं क्या, कि भाई ये देखो, ये वाला पर्टिकुलर इंस्टेंस है, इसके अंदर ये ईगो है, या कि वो हम जो एग्जाम्पल ईगो का समझ रहे हैं क्या वो वैलिड है या नहीं है। तो इसका कोई हम डायरेक्टली हिटिंग कोई एग्जाम्पल इसका दे सकते हैं क्या रविकांत जी? आप ठीक बात कर रहे हो बिल्कुल। पहली बात तो ये अखरता किसको है? सर अगर सच बताऊं तो पहले तो ये एडमिट करना चाहिए कि हम इगोइस्ट हैं, और 100% वी आर 101% वी आर इगोइस्ट। और इतना अखरता है 24 आवर्स कि सुबह उठ के और शाम को उठ के, और हमेशा ये सोचते हैं कहीं भी जाए यार, हम किसी भी तरीके से हमारा ईगो एबॉलिश होना चाहिए। और मैं तो जब मेडिटेशन में बैठता हूँ तो मदर से यही कहता हूँ कि माँ किसी भी तरह से, क्योंकि मदर श्री अरविंद की अगर आप मेन जो कोट देखें, to accept the divine and to abolish to ego is the main aim my yoga। अहंकार का खत्म होना और भगवान को जानना और उसको प्राप्त करना, उसको एडमिट करना, दिस इज द मेन फंडामेंटल जो जहां से शुरू अरविंद कर रहे हैं, वो चीज ही यही है। टोटल श्री अरविंद का जो योग है वो इस ईगो को ही खत्म करना है। और इसको सर बताने की जरूरत नहीं है, 24 आवर्स वी फील्स कि दैट होता है क्या, कि जैसे हमने कोई काम करा तो 10 मिनट बाद हमें लगता नहीं यार ये वास्तव में ईगो, जैसे हम ये कहते हैं कि माता जी की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, इट्स आल्सो ईगो। ये कहने की क्या जरूरत है कि माता जी की कृपा, आई एम इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मदर, दिस इज आल्सो ईगो। इतने बारीक बारीक चीजें हैं कि व्हाई वी आर टेलिंग दिस पब्लिकली दैट वी आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मदर, और द ग्रेस ऑफ द मदर इज डिवाइन ऑन मी। दीज ऑल आर द ईगो, बहुत बारीक ईगो है सर ये। हाँ, नहीं, वो तो ठीक बात है, पर जैसे माँ ये कह रही है कि ये तो मेरा वे ऑफ बीइंग है, आदमी ये कह के जस्टिफाई करता है। आप जो कह रहे हैं वो तो बड़े सूक्ष्म उदाहरण हैं, पर ये तो बड़े ग्रोस स्तर की भी बात करी है माँ। ये तो बड़ी आपने इवोल्ड एक स्थिति हो जिसके अंदर आदमी को ये महसूस होता हो, पर ये कह रहे हैं शुरू की लाइन ही यही है ना, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे से। लोग क्या कहते हैं, इट इज दिस जस्टिफिकेशन ऑफ देयर वे ऑफ बीइंग, भी मैं बना ही ऐसा हूं, दैट इज द वे आई एम मेड, आई कांट डू अदरवाइज। ये कौन से उदाहरण हैं कि मेरे को तो भाई ये मत बना ऐसा हूं, ऐसा बना हूं। आप काउंटर में हो मेरी भी। हेलो, हाँ रविकांत जी। हाँ जी बोलिए सर। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, इसका हम और प्रत्यक्ष उदाहरण क्या दे सकते हैं? सर अभी तो मैं एट प्रेजेंट कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा, बस ये मैं एडमिट कर रहा हूँ कि ये जो आपने कहा है वो है। हाँ, वो तो ठीक ही बात है, वो तो ठीक है। चलो फिर इसमें आगे चलते हैं, इसके पास, इसके अंदर तो किसी के पास अभी प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं है इस चीज के। भैया मेरे से भी तो कुछ पूछिए। हाँ हाँ, आनंद किशोर जी जरूर बताइए। हाँ भैया, मुझे जैसा कि आपने कहा कि अखरता है कि नहीं अखरता है, हाँ, तो नहीं, मैं क्योंकि तो माँ ये कह बोलूंगा रही है ना। हाँ, माँ जी। माँ कह रही है कि लोग भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे स्नेहा ने कितना एकदम स्पष्टता से कहा कि पहले तो हम चाहें कि यू वांट टू डू इट, पहले मेरे को तकलीफ ही अगर वो नहीं दे रहा तो मैं क्यों उसको अबोलिश करना चाहूंगा, प्रश्न ही नहीं उठता। जो भी मेरे रोग है, मेरे को महसूस ही नहीं होता, उसकी दवा मैं कैसे करने पहुंच जाऊंगा।
हाँ, तो अगर मैं सच्चाई के साथ बोलूं तो मुझे तो अखरता है। अब किस रूप में अखरता है, मैं थोड़ा सा एक इमेज के साथ मैं अपनी बात को रखूंगा। जैसे एक पक्षी है और वो एक पिंजरे के अंदर बंद है और वो उसी को अपना सब कुछ समझता है, उसी के पिंजरे के अंदर उसको कुछ दाना पानी मिल जाता है, खाता है, उसके अंदर वो रहता है। और कभी एक दिन ऐसा होता है कि वो पिंजरे से बाहर चला जाता है, मुक्त आकाश में विचरण करने लगता है। और फिर क्या होता है कि फिर वो पिंजरे में आ जाता है। तो जब वो फिर से एक बार जो उसको टेस्ट मिलता है कि वो मुक्त आकाश में विचरण करने वाला पक्षी है, तो क्या होता है कि उसके अंदर फिर से उस पिंजरे में से निकलने के लिए उसकी छटपटाहट होने लगती है। और जब उसकी छटपटाहट होती है तो वो खोजता है कि ये किस कारण से हम इस पिंजरे के अंदर बंद हैं। तो वही लगता है, ये समझ में आने लगता है कि ये जो ईगो का जो बाउंड्री है वही एक जेल की तरह है, एक पिंजरे की तरह है जो मुझको इसके अंदर बांधे हुए है। और फिर से उसी उसी चीज के लिए हम छटपटाने लगते हैं, अखरने लगते हैं। लेकिन इसकी पकड़ इतनी मौजूद है कि हम बहुत बहुत प्रयास, बहुत इसके लिए अध्यावसाय की जरूरत है। लेकिन अखरने लगता जरूर है जब हम उसको एक बार उसको हम क्या बोले, उसको टेस्ट मिल जाता है कि नहीं, हम इसका नहीं है, हमारा तो वो चीज है रियल में। तो जब हम उसका अनुभव करने लगते हैं तो इसके ईगो के अंदर की जो ये चीज है, बाउंड्री है, उसको हम पहचानने लगते हैं और उसको यथासंभव अपने से दूर करने का प्रयास करने लगते हैं। और ये रियल में अखरता है, ये मैंने अपने को अनुभव किया है, पक्का। ये मेरा अपना अनुभव है। बिल्कुल सही बात है। तो जब कोई एक दूसरी स्टेट का आपको जब स्वाद मिलता है तो एक पहली वाली चीज का अंतर पता चलता है। तो ये बात तो आपकी ठीक है। माँ इसके अंदर और गहराई में जा रही है, जो अपन कह रहे हैं वो और भी फंडामेंटली जा रही है इस चीज के अंदर कि हम कहाँ कहाँ ये घुस रहा है। और हम मन प्राण और शरीर से बने हैं, तो उन तीनों का माँ यहाँ अपने को डिस्क्रिप्शन दे रही है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बंधन महसूस नहीं होने के बिना तो देखिए यात्रा भी शुरू नहीं हो सकती। तो आप जो कह रहे हैं वो तो बिल्कुल सही बात है। ये अगर महसूस नहीं हो तब तो फिर यात्रा भी क्यों करे व्यक्ति, और उसको छटपटाहट भी किस चीज की हो, तो वो तो शुरू ही नहीं हो सकता अदरवाइज। पर हम जितना सोचते हैं ये इससे बहुत ज्यादा मूलभूत समस्या है, ये उससे बहुत ज्यादा गहरी गई हुई है। या हम ये कहें कि हम इसकी सच्चाई से जड़ काटना चाहें तो हम इसके रंग ढंग जब तक इस नहीं जान लेते कि कहाँ कहाँ ये किन किन छेदों में घुसा हुआ है, भी आप अगर ये नहीं जानते कि ये कहाँ कहाँ रहता है, तब तक तो आप उसके ऊपर सच्चाई से काम नहीं कर सकते। तो आपको अगर छटपटाहट है भी, तो जब तक इसके गुणधर्म को हमको नहीं पता तब तक हम उसकी औषधि नहीं कर सकते। यही माँ यहाँ कह रही है। तो फिजिकली, अब भौतिक रूप से क्या है, ये कह रहे हैं वी डिपेंड अपॉन फूड टू लिव। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश हम सभी भोजन के ऊपर निर्भर करते हैं अपने को जिंदा रखने के लिए, भौतिक रूप से। फॉर विथ फूड वी डेली एंड कॉन्स्टेंटली टेक इन ए फॉर्मिडेबल अमाउंट ऑफ इनकॉन्शियंस ऑफ तमस, हैवीनेस, स्टूपिडिटी। भोजन के साथ हम प्रतिदिन और निरंतर टेक इन, अपने अंदर ले लेते हैं क्या, ए फॉर्मिडेबल, जबरदस्त रूप से एक बहुत बड़ी अमाउंट, राशि, किसकी, अवचेतन की, निश्चेतन की, ऑफ तमस, तामसिकता, हैवीनेस, भारीपन, स्टूपिडिटी, मूर्खता है, अंधकार है, इन सारों की एक बड़ी राशि हम अपने अंदर ले लेते हैं भोजन के साथ। वन कांट डू अदरवाइज। अब बताओ हम में से कौन कहे कि हम भोजन बंद कर देंगे इसके लिए। अब ये समस्या तो बड़ी फंडामेंटल हो गई। अनलेस कॉन्स्टेंटली विदाउट ए ब्रेक, मतलब निरंतर, सततता, मतलब सातत्य के साथ, वी रिमेन कंप्लीटली अवेयर, and as soon as an element is introduced into our body, we immediately work upon it to extract from it only the light and reject all that may darken our consciousness. तो जैसे ही भोजन हमारे अंदर जाए, या तो हम, इसीलिए पहले भोजन को ऑफर करके, अभी भी जिन लोगों को इसका एक ओकल्ट चीज पता है कि
भोजन को करने से पहले आपकी जो ग्लूटनी है उसको फुलफिल करने के बजाय अगर उसको आप ऑफर कर देते हैं तो तुरंत ही उसका सारा आपकी जो साइकोलॉजी है उसके पीछे वो चेंज हो जाती है। डाइनिंग हॉल में भी पौंडीचेरी में अगर आपने देखा हो तो एक उन्होंने लगा रखा है कोटेशन कि व्हेन वी ईट, जब हम भोजन करें तो सेंस ऑफ ऑफरिंग कि ये खाली हमारी फिजिकल नीड को ही पूर्ति करने के लिए नहीं है, हमारे अंदर जो भगवत्ता निहित है उसके प्रति एक ऑफरिंग है। तो इसलिए छोटी छोटी चीजों के अंदर की भोजन हो तो वो सात्विक तरीके का हो, किया जाए तो वो एक ऑफरिंग के रूप में किया जाए, मात्रा उसकी जो है वो हमारी आवश्यकता के अनुसार हो। ये सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं, कोई आपकी नैतिक शिक्षा इसमें नहीं है कि हमको ऐसे नहीं, क्योंकि जो आदमी आगे जाना चाहता है, जो आदमी इस रास्ते के ऊपर है, दूसरे को तो फर्क नहीं पड़ता, पर उसके फर्क पड़ता है जो अपने आप को क्लीन करके अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता है कोई डीपर और हायर और सूक्ष्म चीज के प्रति। उसके लिए ये तो बहुत ज्यादा जरूरी काम है। अरे भाई आप अपनी सफाई करें और इधर से 3 टाइम आप भोजन करें, या उसके अलावा भी लोगों का मुंह चलता रहता है छोटी छोटी चीज के लिए। देखिए आप तो ऑब्जर्व कर सकते हैं ये, भाई जो चीज एसेंशियल नहीं है, चाहे कोई एसेंशियल थोड़ी है, या कितनी कितनी चीजें हमने लगा रखी है, और भोजन के अंदर भी जो जितनी तरीके की वैरायटी है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो आवश्यकता है उस भोजन को हम कितना कंज्यूम कर पाते हैं देख लीजिए। उसके अलावा कितनी हमने चीजें जोड़ रखी हैं उसके साथ। तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स है, और इस सोर्स को तो हम कभी एडमिट करते ही नहीं। हम दूसरी बातों को तो कहेंगे ये ईगो है और हम उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहेंगे, पर ये देखिए आप कितनी मूलभूत बात है। इसलिए दिस इज द ओरिजिन एंड रैशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ कॉन्सिक्रेटिंग वंस फूड टू गॉड बिफोर टेकिंग इट। इसीलिए जितने भी रिलीजन्स के अंदर ये प्रैक्टिस है उसका ये आधार है, उसके पीछे ये बात है कि भोजन लेने से पहले उसको परमात्मा को, भगवान को ऑफर किया जाए। When eating, one aspires that this food may not be taken for the little human ego. एक जो ह्यूमन ईगो है उसके लिए भोजन न लिया जाए। अब ये तो बड़ी विचित्र बात है भाई, भोजन करते टाइम ये कौन सोचता है कि ह्यूमन ईगो को वो भोजन दे रहा है। नॉट बी टेकन फॉर द लिटिल ह्यूमन ईगो। अब आप समझ रहे हैं कि जिस ईगो की ये बात कर रहे हैं वो कितनी मूलभूत एक बात है। मैं का जो बोध है, ये मेरा शरीर है, ये मैं एक अलग चीज हूं, वो बोध, उस बोध को, मैं के होने के बोध को भोजन देना, एक अलग एक एंटिटी है, उस बोध को भोजन प्रदान करना, उस रूप में अपने एक इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन के लिए भोजन लेना, बट एज एन ऑफरिंग टू द डिवाइन कॉन्शियसनेस विद इन वन सेल्फ। जो हमारे अंदर दिव्य जो चेतना है निवास कर रही है, उसके प्रति उस भोजन को समर्पित करने की बजाय अगर इस लिटिल ह्यूमन ईगो के सेटिस्फैक्शन के लिए भोजन दिया जा रहा है तो हम अपने साथ ये सारी चीज ले रहे हैं। तो ये भान हमको होना चाहिए। इन ऑल योगास, all religions, this is encouraged. This is the origin of that practice of contacting the consciousness behind, precisely to diminish as much as possible the absorption of an inconscience which increases daily, constantly, without one's being aware of it. और व्यक्ति जानता ही नहीं, नित्य प्रतिदिन और लगातार भोजन के द्वारा ही नहीं, जो जो आप कंज्यूम कर रहे हो उस सब के द्वारा आप अवशोषित कर रहे हो, एब्जॉर्ब कर रहे हो, अपने अंदर आत्मसात कर रहे हो इनकॉन्शियंस को, अचेतनता को आप अपने अंदर ले रहे हैं और आत्मसात कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं जानते कि उसको कैसे काउंटर करना है, उसके अंदर से लाइट को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, और जो उसके साथ इनर्शिया है, तमस है, हैवीनेस है, उसको कैसे रिजेक्ट कर देना है, तब तक तो ये सतत आपके साथ चल रही है। और इसीलिए क्या है कि हमारे अंदर एस्पिरेशन हो, सारी चीजें हो, तो भी उसको ये निरस्त कर देती है ये चीज। भारी आपने भोजन किया और उस समय आपको कहा जाए कि कोई सूक्ष्म चीज करनी है, इवन अच्छे से कोई कला करनी है, तो नहीं कर पाता व्यक्ति। ये इसके पीछे का कारण है।
अब इसमें तो कोई हमसे चुका हुआ नहीं है, ये तो कारण हम तो डेली, हर समय ये तो हमारे साथ लगा हुआ है। अच्छा, ये तो फिजिकली एक छोटा सा माने एक अपने को इंगित कर दिया कि कैसे ये हो रहा है। अब वाइटली इट इज द सेम थिंग, यू लिव वाइटली इन द वाइटल वर्ल्ड। अब भौतिक जगत में तो हम अलग अलग लोग दिख भी रहे हैं, पर प्राणिक जगत के अंदर क्या हो रहा है? इन द वाइटल वर्ल्ड विथ ऑल द करंट्स ऑफ वाइटल फोर्सेस एंटरिंग, गोइंग आउट, ज्वाइनिंग एंड अपोजिंग ईच अदर, क्वारलिंग एंड इंटरमिंगलिंग इन योर कॉन्शियसनेस, ये सारे काम वो अंदर आता है। आपके जो वाइटल फोर्स का जो पूरा बहाव है, प्रवाह है, वो आपके एंटर करता है, फिर आपसे बाहर चला जाता है। अंदर कोई दो चीज आई, तीन आई, जितनी तरीके के अलग अलग करंट्स हैं वो एक दूसरे से संयुक्त भी हो जाते हैं, एक दूसरे का विरोध भी करते हैं। आप में देखिए अंतर विरोध की कितनी सारी चीजें हैं। आप सोचते हैं ये हो क्या रहा है? आप में कोई पार्ट है जो उसके लिए रुचि रख रहा है, एक दूसरा पार्ट है वो उसको रिपेल करना चाहता है, विकर्षण रखता है उसके प्रति। आप समझ ही नहीं पाते कि कौन सा करूं कौन सा नहीं करूं। हालांकि आप सचेतन नहीं है, पर आपके अंदर तो ये सारी झगड़े, इतने संघर्ष और ये इंटरमिंगलिंग सारी चलती रहती है आपकी चेतना में, आपके जाने भी ना जाने। पर न जानने से भी उसका कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा होगा, ऐसा नहीं है भाई। आप कोई चीज नहीं जान रहे हैं और आपके अंदर हो रही है, पर हो तो रही है, और उसका जो प्रभाव है वो हो रहा है। एंड इवन इफ यू हैव मेड ए पर्सनल एफर्ट टू प्योरीफाई योर वाइटल कॉन्शियसनेस, और अगर आपने अपनी वाइटल कॉन्शियसनेस को प्योरीफाई, परिशुद्ध करने का प्रयास किया है, टू मास्टर इन इट द डिजायर बीइंग, और आपके अंदर जो काम पुरुष है उसको मास्टर करने का आपने प्रयास किया है, एंड द लिटिल ह्यूमन ईगो, you are constantly under a sort of obligation to absorb all the contrary vibrations which come from those with whom you live। तो आप जिनके साथ रह रहे हैं उनके वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए आप मजबूर हैं। जिनके साथ आप रह रहे हैं, सतत उनका जो कॉन्ट्रेरी वाइब्रेशन है, आप कहते हैं मेरा रास्ता माँ की ओर है, पर अगर आपकी कंपनी ऐसे व्यक्तियों के साथ है जिनका एस्पिरेशन से, कोई हायर लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, तो आप ओब्लाइज हैं कॉन्ट्ररी वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए। और इससे सुनिश्चित हो जाता है कि आप वास्तव में संसिद्ध नहीं कर पाएंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अगर आप ऐसे व्यक्तियों के ऐसे वातावरण में रह रहे हैं तो ये असंभव है। वन कांट शट वन सेल्फ अप इन एन आइवरी टावर, इट इज येट मोर डिफिकल्ट वाइटली देन फिजिकली। और फिजिकल से ज्यादा वाइटली इतना मुश्किल है। आप कैसे अपने आप को शट करेंगे इन वाइब्रेशंस से? जिनके साथ आप रह रहे हैं उनके वाइब्रेशंस निश्चित रूप से आपको प्रभावित करेंगे, और अगर वो वाइब्रेशंस आपकी एस्पिरेशन से कॉन्ट्ररी है तो हमेशा ही आपकी एस्पिरेशन का खंडन होगा। तो आप लोग जो जो ऐसे वाइब्रेशंस के साथ हैं, अगर हैं, तो यही मेन कारण है कि पहले तो फिजिकली हम इतना सारा इनकॉन्शियस एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसके बाद हम चाहे नहीं चाहें, इनफैक्ट अगर हम कोशिश कर रहे हैं हायर लाइफ की, तो भी जिनके साथ हम हैं उनकी जो वाइटल जिस तरीके की बनी हुई है उससे हम सब समय ओवर पावर्ड हैं। वो हमारे ऊपर जो पूरा अधिकार रखती है। हम पढ़ के हमारे अंदर कोई समय एस्पिरेशन आए, कुछ कितनी भी अच्छी चीज आए, पर एक्चुअल में हम जीवन में कुछ कर नहीं पाते, ये उसका मेन कारण है। Unless one is constantly wide awake, constantly on one's guard, and has quite an efficient control over all that enters, और जो कुछ आप में एंटर करता है बाहर से, विचार, भाव, कोई भी चीज, वो बिना एक फिल्टर के अगर अंदर न जाती हो, कोई आप में एक विवेक शक्ति है जो माँ की लाइट के सामने सारी चीजों को देखता है। कितनी चीजें आपके अंदर एंटर करती है जो माँ की चेतना को धोखा देती है, उसको बिट्रे कर देती है। आप करना चाहते हैं जीवन में एक चीज, पर जो वास्तव में जिसने किया है ये काम या जो एस्पिरेशन रखता है वो ये जानता है
कि उसके अंदर इतनी इतनी चीजें हैं जो उसकी एस्पिरेशन का खंडन करती हैं, and as quite an efficient so as not to admit in one's consciousness unwanted elements. One catches the constant contagion of all desires, all the lower movements, all the small obscure reactions, all the unwanted vibrations which come to us from those around us. तो अगर आप ऐसे वातावरण में हैं तो कोई बाध्यता नहीं है, अगर हायर एस्पिरेशन आप कैरी करते हैं तो आप ऐसे एटमॉस्फेयर के लिए एक फॉरेन एलिमेंट है, आपको वहां से हट जाना चाहिए, नहीं तो आपकी एस्पिरेशन को मुश्किल है, आप टेंड नहीं कर सकते। ये इतनी बात तो समझ आ रही है क्या स्नेहा? हाँ भैया। ये एक मेन कारण है कि हम क्यों नहीं कोई चीज कर पाते, ये ये फंडामेंटल बहुत सच्चा है। हाँ, डिफिकल्ट है भैया, बहुत है? डिफिकल्ट है। सोच के ही इतना डिफिकल्ट लगता है, करने की बात मतलब कैसे करें। हाँ, पर ये हमारे पास चॉइस नहीं है। देखिए, जो भी व्यक्ति ये करता है वो डिफिकल्ट या इजी के मापदंड के ऊपर शुरू नहीं करता, वो इसलिए शुरू करता है कि वो माँ के बिना नहीं रह सकता। उसकी अंदर जो एस्पिरेशन है वो कोई दूसरी चीज, अगर उसके लिए उसको किसी भी परिस्थितियों से गुजरना पड़े, वो इसलिए गुजरता है क्योंकि ही कैन नॉट डू अदरवाइज। यही तो माँ ने शुरू के अंदर तीसरे वॉल्यूम में कहा कि आप योग क्यों लेना चाहते हैं। अगर आप मनुष्य जाति के लिए या कोई भी आपके दूसरे कारण हो उसके लिए लेना चाहते हैं तो ये कोई सच्चे कारण नहीं है। सच्चा कारण अपनाने का यही है कि यू कैन नॉट डू अदरवाइज, कि मैं माँ के बिना या मैं कोई एक डीपर परशूट के बिना नहीं रह सकता। भाई कोई माँ का नाम ले या कोई दूसरा कोई उसके इष्ट हो, गुरु हो, वो कोई बात नहीं है। पर क्योंकि इस ग्रुप में सारे ही ऐसे हैं तो हम माँ को इंगित करके, माँ को पॉइंट करके ये कह सकते हैं कि माँ के बिना हम में से क्या आप रह सकते हैं। भाई पहला तो प्रश्न ये है कि क्या ये बात, या इसमें एक मेरा मेरा एक प्रश्न है हाँ, कि अगर मान लीजिए कि हम सब कुछ छोड़ करके ऐसे वाइब्रेशन के लोगों के बीच से हट करके और हिमालय की गुफाओं में भी चले जाएं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ये चेतन के स्पंदन वो ठीक ठाक उन गुफाओं में भी पहुंच जाएं? हाँ, वो तो आपके अंदर ही है, आपके साथ ही कैरी करते हैं, इसलिए वो कोई सच्ची मास्टरी नहीं हो सकती कि आप वो वाइब्रेशंस छोड़ के हिमालय में चले जाएं। इसलिए माताजी अरविंद जी ने तो कभी इस चीज को आश्रय या प्रश्रय नहीं दिया कि आपको उस चीज को छोड़ के वहां चले जाना चाहिए। पर उसके साथ हम ये भी नहीं कह सकते कि समाज के अंदर हम इसलिए हैं या जिस वातावरण में आप इसलिए हैं क्योंकि आपको कोई आदेश हुआ है, ऐसा नहीं है। भाई आप अपने उस फ्रेमवर्क को तोड़ नहीं पा रहे हैं, आप अपनी मजबूरी को जस्टिफाई नहीं कर सकते ना ये कह के। अगर आपकी कॉन्शियस चॉइस है कि मेरे को यहां रहना है, कि आश्रम में रहने के बावजूद क्या वो वाइब्रेशन नहीं आते? अभी लोग तो वैसी ही कॉन्शियसनेस लेके जाते हैं, आश्रम में जाने से कोई कॉन्शियसनेस थोड़ी परिवर्तित हो जाती है एक सेकंड के अंदर। लोग तो वहां भी वैसे ही होते हैं, पर हाँ डीप डाउन आप ये, आपकी कोई ना कोई पार्ट ये जानता है कि आपने जो ये स्टेप लिया है वो किस वजह से लिया है। पर आप अगर उस वजह से जिस भी आप फ्रेमवर्क में अभी हैं वो आपका कोई सचेतन चयन थोड़ी है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि मेरा एक सचेतन चयन में अगर हिमालय में जाने का करूं तो क्या मेरी अवचेतन साथ जाए? बिल्कुल जाएगी, और वहां भी वही समस्या रहेगी। इनफैक्ट ज्यादा समस्याएं भी हो सकती है वहां जाके, और सबको एक ही तरीके का पथ सूट करे ये भी जरूरी नहीं है। आपकी जिस तरीके की प्रकृति है, आप हिमालय में जाएं, हो सकता है आपको कुछ न प्राप्त हो, वहां आपका जो बैलेंस है वो गड़बड़ा भी सकता है, और आपको कोई ऐसे स्थान पे संसिद्धि हो सकती है। पर ये चयन की प्रक्रिया आपको सचेतन होनी चाहिए, बाध्यता से नहीं होनी चाहिए। आपने सचेतन रूप से ये चयन किया होना चाहिए। नंद किशोर जी, ये बात ठीक है क्या? हाँ भैया ठीक है। हाँ, तो आप सही कह रहे हो कि ये नहीं कि गुफा में चले जाओगे तो आपका कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, तब तो जो पहले आध्यात्मिकता जो थी वो तो सारे ट्रांसफॉर्म्ड ही हो जाते। ऐसा नहीं है,
ऐसा होता तो फिर श्री अरविंद को नया कोई एक योग खोलने की आवश्यकता ही क्या थी? हाँ स्नेहा। भैया एक चीज बार बार परेशान करती है, आप बोलते हो, कहते भी हो कि माँ का काम करो, कहाँ रह के करना है, मतलब बार बार हमारे डिस्कशन में, सेशन में, माँ के बगैर जी नहीं सकते, वो एक स्टेज आना चाहिए। नहीं, और मैं तो ये जब प्रश्न कर रहा हूँ, मैं खाली आपसे ये प्रश्न कर रहा हूँ, ये बाध्यता नहीं है। मैंने आपको कहा क्या इस बारे में आपके क्लैरिटी है कि जीवन में करने लायक काम ये है? हाँ, ये बात ठीक है भाई, बिल्कुल सही है, समझ में अगर आ ये रही। आपके अंदर से ये कोई चीज आ रही है तो फिर तो इसमें कहाँ दिक्कत है? ये तो आपकी खुद की पुकार है और उसी पुकार को हम और बढ़ाना चाह रहे हैं, उसको विकसित करना चाह रहे हैं, उसी लिए तो हमने ये प्रयास शुरू किया है। हाँ, ये दूसरी चीजों को, हमारे फ्रेमवर्क को जो इसमें क्वेश्चन में आ जाता है, जिस पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है, उसको जरूर ये तकलीफ होती है। तो क्या तो उस एस्पिरेशन के साथ आप में करेज होनी चाहिए कि वो जो चीज डिमांड कर रहा है आप उसके लिए प्रस्तुत होने चाहिए, या उस एस्पिरेशन का आप क्या करेंगे ये बताइए। आपके अंदर अगर ये पुकार है कि जीवन में करने लायक काम तो ये है, अब आप क्या करेंगे उसके लिए? तो उसके लिए मां तो करिए फिजिकली ये हो रहा है, वाइटली हमारे साथ ये हो रहा है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वो एक ऑब्जेक्टिवली बता रही है कि इस तरीके की चीज है। भैया आप रोज जैसे कि अगर शहद लेंगे तो आपके शरीर में ये होगा, आप रोज अगर पानी पिएंगे, गर्म पिएंगे, तो ये आपके शरीर में ये चेंजेस हो जाएंगे। ये उसी तरीके की सी बात है कि आप फिजिकली ये भोजन लेते हैं तो आप उस भोजन के साथ साथ आप ये चीजें लेते हैं, वाइटली आप जैसे लोगों के साथ में हैं उसमें आपके अंदर ये चीजें आ जाती हैं। अगर आपकी एस्पिरेशन से कॉन्ट्ररी है तो ये तो एक प्लेन टर्म्स के ऊपर है कि ये है तो ये है, बस। हाँ स्नेहा बताइए आगे। तो भैया कहीं ना कहीं ये खुद में लगता है कि शायद हम लोग बाहर की दुनिया में रह रहे हैं तो शायद माँ का काम नहीं कर पा रहे हैं, या सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, या जितना करना चाहिए नहीं हो पा रहा है, आश्रम में ही जा करके रहें करें। बट वो चीज इतना स्ट्रांग नहीं आता है कि आश्रम में आप, पता है कि शायद वहाँ बेहतर कर सकते हैं, बट वो हो नहीं पा रहा है, वो चीज आ नहीं रही है। ऐसा कोई भी आपको सजेस्ट नहीं कर रहा कि आपको वो छोड़ के आश्रम में चले जाना चाहिए। नहीं नहीं, पौंडीचेरी लेकिन आश्रम में भी अगर 2500 लोग हैं तो पूरी दुनिया तो पूरी पौंडीचेरी आश्रम में भी नहीं आ सकती। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है भैया, मैं कह रही हूँ कि बट आखिर इसके पीछे माँ आश्रम की स्थापना की तो कोई तो विशेष कारण रहा ही होगा। हम हाँ, इस ऐसे चीज को ऐसी कर, एस्पिरेशंस को आप जो बात कर रहे हैं उसको स्थान देने के लिए, उनको एक वातावरण देने के लिए उन्होंने तैयार किया। माँ ने कहा बचपन से मेरा एक स्वप्न था कि लोग जिन जिन समस्याओं को बताते हैं कि मेरे को कमाई करनी पड़ती है, अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है, जिस समाज में मैं हूं उसमें ये समस्याएं हैं, तो माँ ने कहा कि बचपन से ही मेरे एक ड्रीम था ये, तो आश्रम की स्थापना मैंने उस, मेरा जो स्वप्न था कि जहां इन सब केयर्स से मुक्त होके, इन सब बंधनों से मुक्त होके व्यक्ति अपनी आत्मा का अन्वेषण कर सके, उसके अंदर जा सके, उसके लिए एक स्थान की मैंने स्थापना करी। पर थोड़े ही दिनों में मैंने पाया कि जो लोग पहले शिकायत करते थे, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने सेटअप से इतने खुश हैं, उनके समस्याएं हैं उससे भी वो खुश हैं। आश्रम में सारी सुविधाएं होने के बाद ये तो तामसिकता में और चले गए। तो इसलिए हमें आश्रम में चले जाना चाहिए, ये कोई इसका निष्कर्ष नहीं है, पर आपका जो चयन है वो सचेतन होना चाहिए। अभी आपका चयन सचेतन नहीं है, आप जिस माहौल में हैं वो आपके अट्रैक्शंस के कारण, और आप एक पग नहीं ले पा रहे हैं जीवन में, उसके कारण है। इसको हम किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं? आप कोई आत्मा का अन्वेषण करने के लिए कोई पथ पे निकले हुए हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर आश्रम में हो, आप किसी स्थान पे हो, अरे भी कहीं तो होंगे आप, आपका भौतिक शरीर कहीं तो निवास करेगा। वो चारों तरफ आश्रम भी हो सकता है या कोई एक ऐसा ग्रुप हो सकता है, क्योंकि कुछ समय में व्यक्ति देखिए एक कोई उद्देश्य भी लेके चलता है तो वो अपना एक ग्रुप बनाता है।
एक ऐसी कम्युनिटी बनाता है जो इस चीज के लिए एस्पायर करे, और ईजियर हो जाता है उसके अंदर एक कॉमन एस्पिरेशन सारों की जब इकट्ठी होती है तो उसको बल मिलता है। या तो आप अकेले इतनी शक्ति रखते हैं आत्मा में कि आप नेतृत्व करते हैं, आप अकेले ही निकल पड़ते हैं, तो एक अलग बात है। ये हर तरीके की बात है, पर इसमें एक कोई चीज है उसको किसी दूसरे बहाने से हम जस्टिफाई करना या छिपाना या हमारा मुंह छिपाना उससे, वो हम नहीं कर सकते। हाँ जी स्नेहा। हाँ भैया, पता ही नहीं भैया, बहुत तरह की कठिनाइयां हैं, क्लियरिटी नहीं है, बहुत कम क्लैरिटी है, समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ है, क्या करें। कभी कोई चीज खींच रही है, कभी कोई चीज खींच रही है, तो पूछ भी रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं ये भी नहीं पता है। हाँ, क्योंकि फंडामेंटली इनसिंसियरिटी है। सिंसियरिटी अगर हो तो वो रास्ता बता देती है, और जो करना है, सिंसियरिटी का मतलब ये आपको पता चल गया कि आपकी ये एस्पिरेशन है, इसके लिए ये करना चाहिए। ये आपको पता है कि मेरे ये पर्टिकुलर रोग है या ये मेरा कोई मित्र है इसके ये रोग है, आप वास्तव में ठीक करना चाहते हैं, आपको पता चला ये 2 दवाइयां इसकी हैं, तो आपका पहला प्रयास ये होगा तुरंत वो दवाइयां प्रोक्योर करें किसी भी तरीके से। वो नहीं है तो प्लान बी क्या है, वो हम प्रोक्योर करें, इसको दें। अब मेरे पास में दवाई पड़ी है या मेरे पास सॉल्यूशन पड़ा है, फिर भी मैं नहीं दे रहा, तो ये तो स्थितियां आज जो हैं उससे और भी खराब होंगी। क्योंकि आज आपको कोई अगर किसी चीज का समाधान दिया जा रहा है, उसको आप अप्लाई नहीं कर रहे, तो आगे तो स्थितियां और आपके लिए सुलभ कैसे हो जाएंगी? हम कैसे ये मान के चल सकते हैं? समय तो अपनी गति से चल रहा है, आपके अंदर भी जो गिव एंड टेक है, जो फूड के साथ आ रहा है, वाइटल के साथ आ रहा है, अब माइंड का भी हम पढ़ लेते हैं। भाई ये कोई आपके ऊपर लागू हो रहा है ऐसा नहीं है, ये एक वर्किंग बताई जा रही है कि ऐसी वर्किंग हमारे साथ है, सबके साथ है। ये तो मेंटली इट इज स्टिल वर्स, और मानसिक रूप से तो और भी खराब बात हो रही है हमारे साथ। द ह्यूमन माइंड इज ए पब्लिक प्लेस ओपन ऑन ऑल साइड्स, एंड इन दिस पब्लिक प्लेस थिंग्स कम गो क्रॉस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। सब डायरेक्शंस में से चीजें आ रही हैं जा रही हैं, पब्लिक प्लेस है। आपके अच्छे विचार भी कोई टाइम आ जाते हैं, और खराब विचार भी, वो तो लगातार ही चलते रहते हैं। और इनफैक्ट ये भी नहीं पता कि अच्छा कौन सा है और खराब कौन सा है, क्योंकि अच्छे की आड़ में हमको लगता है ये वाला अच्छा है, उसकी आड़ में पता नहीं क्या क्या छिपा रहता है। इसलिए ये ग्रेस है भगवान की, जो दूसरे तरीके के विचार करके हमको काउंटर करती है, हमको इस चीज के लिए सचेतन बनाती है कि ये चीजें भी हमारे अंदर हैं, एंड सम सेटल देयर। और कुछ चीजें हैं वो इस भीड़ में सेटल हो जाती हैं। आवागमन चल रहा है, उसमें कुछ आती हैं जाती हैं, इधर उधर क्रिस क्रॉस करती हैं, और कुछ वहां सेटल हो जाती है आपके अंदर। कहीं गए आप ऐसे वातावरण में, वो आपके कान में ऐसी चीज फुसफुसाता है, या वहां ऐसा कुछ आप लेके आते हैं कि माँ की चेतना तो बहुत अच्छी बात है, पर जीवन में कमाई भी करनी पड़ती है, आपका कैसे भरण पोषण हो सकता है, आपके साथ ये कैसे हो सकता है। अरे भाई श्री अरविंद तो योगी थे, उनके साथ तो हो सकता है, पर आप योगी थोड़ी हैं, आपको तो ये सारे काम करने ही पड़ेंगे। माँ तो दिव्य शक्ति थी, माँ तो दिव्य जननी थी, इसलिए वो जो उदाहरण दे रही है आपके ऊपर लागू नहीं होते। अब ये इतना विषाक्त ये विचार है, इतना ज्यादा खराब विचार है, पर ये धीरे धीरे जिस तरीके का वातावरण है आपके अंदर सेटल हो जाता है कि आश्रम में भाग के चले जाओगे ये तो कोई बात नहीं हुई, तो आप वहीं उस परिवेश में चिपके रहोगे, ये कौन सी बात हुई। इसलिए ये मूवमेंट जो आपके क्लियर डिसर्नमेंट का है वो भी आने नहीं पाता। तो कुछ ऐसी चीजें आपके अंदर जम के बैठ जाती हैं, एंड दीज आर नॉट ऑलवेज द बेस्ट, और ये कभी भी बेस्ट नहीं होती। जैसे मैंने उदाहरण दिया, आपके अंदर हजार तरीके की चीज है। आश्रम चलाना है, भाई अगर कोई आश्रम भी चला रहा है तो भैया अपने को तो कोई फिक्स सोर्स तो चाहिए। अगर यहाँ 10 साधक रह रहे हैं, उनकी हमको खर्चा भी चलाना पड़ेगा, हमको एक बिल्डिंग भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। अब सारी जो फहरिस्त है आवश्यकताओं की, तो इसके अंदर ग्रेस कहाँ है, इसमें कौन सी क्या चीज है फिर। इसीलिए श्री अरविंद के माँ के पत्रों में मिलता है किस तरीके से आश्रम डेवलप हुआ। उन्होंने कहा कभी प्लान करके डेवलप नहीं हुआ है, जैसे जैसे प्रेरणा अंदर से आती रही,
वैसे वैसे चीजें विकसित होती रही। इसीलिए उसकी ग्रोथ एक ऑर्गेनिक तरीके की ग्रोथ है, कोई बड़ा एस्टेब्लिशमेंट, कोई कंपनी या कोई इस तरीके का थोड़ी है कि साहब सोच समझ के सारा ग्रोथ हो गया। इसलिए वो जीवंत है। And there to obtain control over that multitude is the most difficult of all controls. और जब ये जमावड़ा आपके अंदर हो जाता है, जब ये इतनी सारी मल्टीट्यूड, मतलब ऐसी ऐसी चीजें आपके पास आके बैठ जाती हैं जो अंतर्विरोध भी होता है जिनका आपस के अंदर, नहीं तो एक ही प्रकार की हो तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ये मल्टीट्यूड अलग अलग किस्म की है। ये तो एक कहती है परमात्मा की ओर जाना चाहिए, दूसरा आपको कहता है क्या करूं जीवन में, ये भी करना जरूरी है। अब दोनों ही चीजें अगर आपके बीइंग में होंगी, आप कहां जा सकोगे ये बताइए? आप तो किसी भी साइड नहीं जा सकोगे। कोई व्यक्ति अपना अगर बिजनेस अच्छे से कर रहा है, आप अगर दो तरीके के विचार रखेंगे बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे। कोई अच्छे मार्ग की तो बात ही छोड़ो। ट्राई टू कंट्रोल द थॉट कमिंग इनटू योर माइंड, यू विल सी, और तुमको पता चल जाएगा कि ये क्या माँ चर्चा कर रही है, किस बात की। सिंपली you will see to what a degree you have to be watchful like a sentinel। एक संतरी, एक प्रहरी की जैसे आपको हमेशा सजग होने की जरूरत है। with the eyes of the mind wide open, मन की जो आंखें हैं बिल्कुल खुली होने की जरूरत है। and then keep an extremely clear vision of the ideas which conform to your aspirations and those which do not। और इतनी देर से यही मैं बात कर रहा हूं कि आप में ये शक्ति होनी चाहिए, ये क्लियर विजन होना चाहिए कि कौन सी आइडियाज तो या कौन सी ऐसे भाव या चीजें ऐसी हैं जो आपकी एस्पिरेशंस, आपकी जो अभिप्साएं हैं या मूल एक अभिप्सा है माँ के प्रति, उससे करस्पॉन्ड करती हैं, उससे तारतम्य में है, और कौन सी वाली ऐसी हैं जो नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप ये कहते हैं कि इस बारे में तो क्लैरिटी है क्या करना चाहिए, तो फिर ये क्लियर विजन चाहिए, एक्सट्रीमली क्लियर विजन ऑफ द आइडियाज, ये कौन सा वाला विचार तो इसके साथ जाता है और कौन सा मेरी एस्पिरेशन का खंडन करता है। अगर उन विचारों को आप प्रश्रय देते हैं जो आपकी एस्पिरेशन को खंडन करते हैं, तो फिर आप सोचें कि हम जीवन में कुछ कर पाएंगे, ये तो आपने खुद का विद्रोही तो अंदर ही बिठा रखा है, आप कहां आगे जा सकते हैं भाई। एक कदम आप आगे जाएंगे वो पीछे से टांग खींच लेगा, आपको और ज्यादा नीचे उतार लाएगा। And you must police at every minute that public place where roads from all sides meet, so that all passers-by do not rush in. It is a big job. Big नहीं, ये तो जीवन भर में भी होना बड़ा मुश्किल होता है, होता ही नहीं है। भी पहले तो व्यक्ति सिंसियर हो, नहीं तो ये बात ही नहीं उठती। देखिए पहले तो ये मुद्दा ही नहीं उठता, ये समस्या ही अराइज नहीं होती कि हम करें कैसे। अब माँ ने ये सारी बातें बता दी, पर ये करे कौन? इसके लिए सिंसियरिटी की एक विशाल आपको धरातल चाहिए, एक बेडरॉक चाहिए जो ये सारे काम करेगा, नहीं तो कौन करेगा ये। और ये तो 24 घंटे का लेबर हो गया। जब आप शुरू करेंगे तो ये तो बड़ी, आप कल्पना करके देखिए, आप खुद ही कह रहे हैं कि सोच के ही इतना मुश्किल है, और जब आप करना शुरू करेंगे एक एक पांव आपका ऐसे लगेगा जैसे कोई खड़ी चट्टान के ऊपर खड़ी चढ़ाई पे आप चल रहे हैं। Then don't forget that even if you make sincere efforts, it is not in a day। अब ये आ गई ना कि sincere efforts भी अगर आप करोगे तो एक दिन या एक महीने, एक साल में होने वाला नहीं है that you will reach the end of all these difficulties। When one begins, one must begin with an unshakable patience। One must say, even if it takes 50 years, even if it takes 100 years, even if it takes several lives, what I want to accomplish, I shall accomplish। Once you have decided upon this, और एक बार अगर आपने संकल्प कर लिया, once you are quite conscious that it is so and that the goal is worth the trouble of a constant and sustained effort, कि आपने जो गोल निर्धारित किया है वो वास्तव में ये सारी परेशानियां उठाने का वर्थ है। पर मैं तो कह रहा हूं वर्थ है या नहीं है, ये निर्णय इससे होता ही नहीं है भाई। ये निर्णय, ये वर्थ या बिना वर्थ का तो आया कहां से कि इस लायक है। लायक कब कि इससे जो मिलने वाली चीज है वो इसमें बड़ी जबरदस्त होगी। ये जब तक बार्गेन है तब तक भी बड़ा मुश्किल है।
आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो आप ये वास्तव में तभी कर सकते हैं जब आपके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं है। भाई आप बहुत ज्यादा बुजदिल भी हैं, पर पीछे चट्टान है और आपकी पीठ उससे चिपकी हुई, अब सामने कोई पिस्तौल लेके खड़ा है, अब आप भाग सकते ही नहीं कोई दूसरी तरफ। अब बहादुरी है या नहीं है, आप वहीं रहोगे और कहां जाओगे। तो उसी तरीके से आप अगर ये स्वीकार करें कि भी मैं और कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकता, जो मेरी आत्मा की पुकार है एकमात्र मत, और भाई मेरे से किया जाए या नहीं जाए, किसके पास इनफ शक्ति होती है? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह रहा है कि मैं अपनी स्वयं की शक्ति से ये कर पाऊंगा। तब तो फिर ग्रेस की और मां की कृपा की, उनकी सहायता की, प्रोटेक्शन की इनकी आवश्यकता ही क्या है? तो उसके अनुपात में भाई आपके जो आपकी पावर है उसके अनुपात में, आपकी क्षमता के अनुपात में ही तो आपको समस्या दी जाती है। अगर आप ज्यादा पावरफुल हो तो आपको ज्यादा बड़ी समस्या दी जाएगी। तो कोई भी व्यक्ति ये कहे कि मैं मेरी अपनी शक्ति सामर्थ्य से ये हासिल कर लूंगा, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए otherwise after a time you will fall flat, you will get discouraged, you will tell yourself, oh it is very difficult, I do it and then it is undone। मैं कोई चीज करता हूं वो निरस्त हो जाती है, I do it again and it is once again undone, and then I do it again and it is perpetually undone। बार बार मैं इस चीज का प्रयास करता हूं, निरस्त हो जाती है। तो छोटी से एक भोजन के लिए आप कोशिश करते हैं कि भाई ये तो कंट्रोल मेरे को करना चाहिए, डॉक्टर भी अगर ये कहते हैं कि भाई ये अब खाओगे तो मर जाओगे, तो काफी कंट्रोल आ जाता है, पर फिर भी वास्तव में मन का तो कंट्रोल आता ही नहीं। बाहरी कंट्रोल तो फिर भी आदमी कोशिश कर लेता है कि भाई अब चीनी नहीं खा पाएंगे, अब तो मैं ऐसी स्थिति में आ गया, ये वाला पर्टिकुलर काम तो नहीं कर पाऊंगा। देन व्हाट? तो अब क्या करें? When will I get there? One must have plenty of patience. The work may be undone 100 times. You will do it again 101 times. It may be undone 1,000 times. You will redo it 1,001 times until finally it is no longer undone. And finally, it is no longer undone. पर वास्तव में ये डन या अनडन की बात शुरू ही नहीं होती। आप इसको इस तरीके से मत सोचिए। आपके लिए तो उसी क्षण डन हो जाती है जब आप ये कहें मेरे लिए मुड़ने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो आपके लिए तो वो डन हो गई। 50 साल का क्या, वो तो तुरंत तत्क्षण हो गई आपके लिए कि भी मेरे से ये होगा या नहीं होगा। मेरे सारे दिन जो है इसमें संदेह भी उठते हों, मेरे कमजोरियां जितनी भी हों, मेरे कितने भी अटैचमेंट हों, अब मैं तो यहां आ गया, मैंने अपना स्टैंड ले लिया, मैं इसके योग्य हूं तो बहुत अच्छी बात है, मैं योग्य न हूं तो भी मां मेरे को योग्य बनाएगी। पर मैंने एक बार निर्णय कर लिया, एक बार चयन कर लिया, सक्षमता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हो जाएगी। इसमें मैं फेल होता हूं तो भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि फेल और नहीं फेल का तो प्रश्न नहीं है ना आपके सामने। आप वो नहीं करेंगे तो फेलियर है। आप अपनी एस्पिरेशन को, मां के पास जाने की आपकी जो अंदर से अगर ललक है उसको फॉलो नहीं करते हैं, वो फेलियर है। तो इसलिए हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, न कोई इसमें कितने साल लगेंगे वो मैटर करता है, न ये बात उठती है कि मैं बार बार करता हूं वो अनडन हो जाता है। हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं है। अगर किसी के पास दो रास्ते हैं तो मां खुद ही कह रही है उसको ये रास्ता चयन नहीं करना चाहिए। अगर वो परमात्मा के बिना रह सकता है तो वो रहेगा ही परमात्मा के बिना ही। अगर आप उसके बिना नहीं रह सकते तो ही आपको वो मिलेगा। अगर ये संभावना है कि आप मां के बिना रह सकते हैं तो आप मां किस लिए मिलनी चाहिए आपको, ये बताइए। बाकी चर्चा हम बाद में इसकी कंटिन्यू रखेंगे, ये हम यहीं छोड़ देंगे आज। पर ये एक फंडामेंटल बात है, ये बहुत ज्यादा गंभीर प्रश्न है, फंडामेंटल प्रश्न है हमारा। अब इसमें कोई बात हो तो स्नेहा या नंद किशोर जी, रविकांत जी। हाँ भैया, ये बात तो बिल्कुल ही स्पष्ट है कि जब हम नीचे देखते हैं तो बस कीचड़ ही कीचड़ दिखाई देता है, और माँ के साथ जब ऊपर देखते हैं तो प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है।
तो अगर हम नीचे कीचड़ में ही देखते रहें सिर्फ, तो ये काम बनने वाला है नहीं। तो हम माँ के साथ ऊपर जो प्रकाश है उसके ऊपर नजर टिकाए रहते हैं और फिर उसी का आह्वान करते हैं, उसको बोलते हैं ना ओपन टू दी मदर। तो जो हम उनके तरफ खुलते हैं तो वही शक्ति आकर के इन दुर्दांत शक्तियों को ऊपर विजय प्राप्त करती। तो मुझको तो यही अनुभव होता है, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। नहीं, ठीक ही बात है, सही बात है, पर मैं तो ये कह रहा हूं जहां तक एफर्ट करने की बात है कि व्यक्ति, मेरा पॉइंट थोड़ा सा इससे अलग ये है कि व्यक्ति ये कहे कि मैंने 10 बार ये काम को कर लिया, मेरे अंदर ग्रीड थी सपोज, और मैं कितने दिन से इसकी मेहनत कर रहा हूं, तो भी बार बार मेरे छूट निकलती है। हम जो बात कर रहे हैं बड़ी मूलभूत तरीके की बात कर रहे हैं कि हमको मन मिला है, हमको प्राण मिला है और हमको शरीर मिला है। हम अगर सिंसियरली इस मार्ग पे चलते हैं तो इनकी जो गुत्थियां हैं उसको अपने आप सुलझाते भी हैं, सुलझानी पड़ती भी है। माँ की कृपा से जहां जो गुत्थी है वो हमारे सामने आती है, नहीं तो वो पता ही नहीं चलती कि ये गुत्थियां भी हैं क्या। पर जब इसमें आया कि वो इस लायक हैं, हम जब मुकाम पे पहुंच जाते हैं तब हमको लगता है कि हाँ, ये सारी ट्रबल जो है ये तकलीफ लेने लायक थी। पर मैं ये कह रहा हूं कि हम इसलिए चलते ही नहीं है, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आप इसके अलावा चल सकते हैं तो आपको मां नहीं मिल सकती, वो आप उसके, अगर आप परमात्मा के बिना रह सकते हैं तो आप परमात्मा के बिना ही रहेंगे। अगर आपके ये छटपटाहट है कि मैं परमात्मा के बिना नहीं रह सकता, तो ही आपका मार्ग शुरू होगा और आपको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। उसके बिना अगर रह सकते हैं तो आप रहेंगे ही, आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। क्यों मिलने चाहिए स्नेहा? हाँ भैया, बिल्कुल ठीक बात है, ये बात समझ में आ रही है। हाँ, तो इसके ऊपर अब तो हम कुछ पहले तो चिंतन करो। इस सबसे मोटी समस्या हमारे साथ ये आ रही है, जिस चीज का बहुत ज्यादा अभाव मैं देख रहा हूं, गंभीरता से हम चिंतन कर ही नहीं रहे। और जिसको हम गंभीरता सोचते हैं, देखिए एक चीज आप समझिए कि ये कहना कि आप गंभीरता से चिंतन नहीं कर रहे, ये डिस्करेज करना नहीं है। पर मेरी जो फिलहाल जितनी संभावना है, अगर मैं उतने ही जमीन को कुरच के, उतना स्क्रैच करके मैं ये कहूं कि मैं बड़ी गहराइयों में चला गया, तो हम खाली ये सचेतन होना चाह रहे हैं कि धरती और गहरी नीचे है, तो हम ऊपर से खाली थोड़ी सी उसको स्क्रैच करके ये कहते मैंने बड़ी बड़ी गहराई से चिंतन किया है, तो वो गहराई नहीं है। और ये डॉक्यूमेंटेशन जो माँ और श्री अरविंद हमको दे के गए हैं, अरे उसको तो हम, उसकी था तो पाने की कोशिश कर सकते हैं, और वो कोशिश में हम अपने ही सत्ता की गहराइयों में उतरना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए जब हम ये चिंतन करते हैं कि माँ वास्तव में कह क्या रही है, उसके सच्चे लिंकेजेस क्या हैं, उसकी कड़ियां क्या हैं, जब हम उन कड़ियों में जाते हैं, उसकी गहराइयों में, सूक्ष्मताओं में जाते हैं, तो वास्तव में हम अपनी ही गहराइयों में प्रवेश करते हैं। रविकांत जी, कोई बात है इसमें? साहब नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, और बहुत ही मेन पते की बात है ये। तो इसको आज हम यहीं विराम दे सकते हैं, पर इसमें आप सोच के आइए, और इसका अगर आपके लिए जब तक ये जीवन ही नहीं बन जाता ये सारा चिंतन, तब तक तो कुछ नहीं हो पाएगा। आप इसको और अनेकों कामों में एक चीज अगर समझेंगे तो कभी कुछ नहीं हो सकता। जब ये एकमात्र काम हो जाएगा तब शायद कुछ होए। अभी तो निश्चित है कि अनेकों में से एक काम अगर ये रहे तो कुछ भी नहीं होगा। वो अपना समय व्यर्थ करना है, और अगर हम कोई दूसरी चीज कर सकें तो उसका भी डायनेमिज्म खत्म करना है, वो भी हम नहीं कर पा रहे, न ये कर पा रहे। हमको निर्णायक रूप से ये चयन करना होगा, और उसके लिए फिर बाद में जो जरूरी है, जो आवश्यकता है, वो करने की शक्ति होनी चाहिए। इसके साथ इसको यहीं रोक देते हैं, यहां आप निशान लगा लीजिए। अगली बार यहां से हम शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई प्रश्न हो तो हम अगली बार भी ले लेंगे, ठीक है? हाँ भैया, जय श्री माँ भैया। जय श्री